अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ पे। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया कि सीक्वेंस क्या होता है। अगर जनरली मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बुक से, मैथ 1 की बुक से मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्कस हमने किया था कि दुनिया में जो हर चीज़ जो होती है वो हर चीज़ नहीं कह सकते, मतलब मोस्टली जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोई ना पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि उसकी पाइनएप्पल की एग्ज़ाम्पल दे दी, सनफ्लावर की एग्ज़ाम्पल दे दी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह मैथ्स में भी पैटर्न होते हैं काफ़ी चीज़ों के, जैसे कि 2 4 6 8 ये एक पैटर्न बनाते हैं, हर 2 का गैप है, और ये सारे गैप मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि 3 किस्म की प्रोग्रेशंस होती हैं, 3 किस्म की सीक्वेंसेस होती हैं। तो उसमें जो है एक है अर्थमेटिक, एक है ज्योमेट्रिक और एक है हार्मोनिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली इसकी अर्थमेटिक के बारे में बता रहा है कि अर्थमेटिक की बुनियाद ऐसे रखी गई कि एक स्टूडेंट था जिसने ऐड करना था 1 + 2 + 3 अप टू 99 + 100, और उसने कुछ ही मिनट में उसको सॉल्व कर लिया। अब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप सीक्वेंसेस में आप प्लस का साइन जो है रिप्लेस कर देते हैं तो वो सीक्वेंस की बजाय क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। तो हर सीरीज़ को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। सीक्वेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस किस तरीके से बन रहा है। उसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स से जब हम प्लस लगा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, सीरीज़ बन जाते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपके पास पहले जाऊंगी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और रेंज कुछ भी हो सकता है, 2n वगैरह। अच्छा, ये सारे जो हैं आपके पास क्या है, सीक्वेंस है। एक लड़की ने पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो ये 2n में हमने पुट करना है या कुछ। दुनिया में जितने भी आप बना लें फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप उठा लें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है एक फंक्शन 2x + 1, ये फंक्शन है ना। ठीक है, ये एक फंक्शन है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं और आपके पास आंसर आता जाता है। ये फंक्शन है। फंक्शन किसे कहते हैं कि आप वैल्यू पुट करें, आपके पास हर इनपुट पे आपको एक आंसर मिले, हर वैल्यू पुट करने पे आपको एक जवाब मिले। इस चीज़ को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अगर मैं इसी फंक्शन को कह दूं कि इस फंक्शन में आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यही फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। यही फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, सीक्वेंस। वहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन में हम दुनिया का हर नंबर इनपुट कर सकते थे जिसमें वो आंसर देता है, लेकिन जब हम कोई भी फंक्शन जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये जो है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर पुट करना है, तो वो क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आप सबको पता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपका सेट ए हो गया। अब आप इसमें जब पुट करते जाएंगी ए एन के फार्मूला में, ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2, इस एन की जगह 1 पुट कर, 2 + 1 3। 1 पुट करने पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3। कैसे आ रहा है जी, ये देखिए, इसमें मैं एन की जगह क्या पुट कर रही हूँ, 1। तो A1 = 2, 2 1 2 और +1 3, 2 पुट करें तो A2 = एन की जगह 2 पुट करिए, 2 2 + 4 + 1 5, 2 पे 5, 3 पुट करेंगे, 6 + 1 7। ठीक है, तो सीक्वेंस वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि, और 4 पुट करने से 9। ठीक है, इसका मतलब है कि एक सीक्वेंस ये भी है, ये 3 5 7 9, 3 5 7 9, जिसका फार्मूला बेसिकली ये है, ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, जब हम सीक्वेंस की टर्म्स में प्लस ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, सीरीज़। उसको हम क्या बोलते हैं फिर, सीरीज़। ये सीक्वेंस है और ये है सीरीज़। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
इन सब में इस पहले वाले में एक एक का फ़र्क है, ठीक है। जब थ्रू आउट फ़र्क जो है माइनस वाला फ़र्क मतलब माइनस, फ़र्क कैसे मालूम करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 में से 1 गए 1 आता है, 3 में से 2 गए 1 आता है, ठीक है। तो थ्रू आउट इसका डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे इस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें देखें 4 में से 2 गए 2, 6 में 2 गए तो 2, 8 में से 2 गए 2, थ्रू आउट सेम जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऊपर वाला भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नीचे वाला भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास है लेट सपोज 3, 6, 9, 12। अब इसमें देखें 3 का फ़र्क है, इसमें देखिए 3 का फ़र्क है, इसमें देखिए 3 का फ़र्क है, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर मैं ये ऐसे लिख रही हूँ 2 और 9 और फिर 11 और फिर मैं लिखती हूँ 12। इसमें देखें इसमें कितने का फ़र्क है 7 में, और इसमें 3 का फ़र्क है, उसमें 1 का फ़र्क है, सॉरी इसमें 2 का फ़र्क है। तो ये आपके पास जो है सीक्वेंस जो है डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है थ्रू आउट। इसमें 7 का फ़र्क है, इसमें 2 का फ़र्क है और इसमें 1 का फ़र्क है, थ्रू आउट डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो ऐसी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाती, ठीक है। हर प्रोग्रेशन के लिए अपनी अपनी कुछ शर्तें हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए शर्त यह है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपके पास क्या शर्त है कि इसका जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम जाते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा जी, काम हमारा ये है कि हमने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था, उस एक बात के अलावा बाकी यहाँ पर सेकंड पेज से भी पढ़ते हैं। वो एक बात मैं आप लोगों को कुछ टाइम के बाद समझाऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने उसको समझा दिया तो आपको समझ नहीं आएगी। इन सीक्वेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंबल सच एज FN, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ना FX, यहाँ हम अगर FN यूज़ करते फॉर द nth टर्म, मतलब जनरल फार्मूला अगर यूज़ करते, यूजुअली कॉल्ड द जनरल टर्म, ठीक है, विच डिनोट द नंबर दैट करस्पॉन्ड्स टू अ गिवन इंटीजर n, इट इज़ कस्टमरी टू यूज़ द सिंबल an। कहते हैं कि ये यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप FN की जगह an यूज़ करें, जो कि जनरल टर्म रिप्रेजेंट करती है। इसमें आप वैल्यूज डालते जाते हैं और आपको सीक्वेंसेस की टर्म्स मिलती जाती है। अगर आप कहें कि मुझे पहली दूसरी तीसरी चौथी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डायरेक्ट 10th टर्म में इंटरेस्ट है, तो आप इस फार्मूले में n की जगह क्या पुट करेंगे, 10। इसका ये मतलब हो गया, अगर आपके पास ये MCQs आ गया कि इफ़ an इज इक्वल्स टू 2n+1 देन a10 इज इक्वल्स टू डैश। तो इसका मतलब है आपने n की जगह क्या पुट करना है, 10, 2 10 20, 20 + 1 21 इसका आंसर है, ठीक है लड़कियों। इसका मतलब है कि आपने इस तरह आपको इससे टर्म्स मिलती जुलती हैं, मैंने भी बता दिया और बुक भी बता रही है, ठीक है। When the nth term of a sequence is known, then we denote the entire sequence by the symbol an। अगर आपको कहते हैं कि nth टर्म पता चल गई है, जो कि बड़ी मुश्किल से पता चलती है, पता चल गई है तो मैंने आपको गिवन दी हुई थी ना। अगर nth टर्म आपको पता चली हुई है तो कहते हैं कि हम पूरी सीक्वेंस को इस तरीके से फिर डिनोट करते हैं कि हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये सीक्वेंस है, जिसमें आप बारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और आपको आंसर मिलता जाता है। लेकिन सीक्वेंस में ये भी अंडरस्टूड है कि हम वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, 1 से लेकर सारी नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो A1 है, A2 है, A3 है, ये जो आपके पास टर्म्स रिप्रेजेंट करें, A1 पहली टर्म, A2 दूसरी टर्म, A3 तीसरी टर्म, ये सारी जो है टर्म्स हैं किसकी, सीक्वेंस की, एंड सो ऑन। सिंस द ऑर्डर अमंग द पॉजिटिव इंटीजर इंड्यूस द ऑर्डरिंग since the order among the positive integer induce ordering among the corresponding terms of the sequence।
कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये जो ऑर्डर है 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ये ऑर्डर बता रहा है सीक्वेंस के नंबर्स का, ये ऑर्डर ज़रूरी है। दिस क्लियरली शोज दैट ऑर्डरिंग हैज़ अ वाइटल रोल। ऑर्डर ज़रूरी है इन द डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस। वी कैन आल्सो डिफाइन अ सीक्वेंसेस एज फॉलो। अब कहते हैं सीक्वेंस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अ सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर्स। ठीक है, सीक्वेंस एक नंबर्स का मजमूआ है, अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी न किसी ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में ये अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 कैन बी रिटन एज। x1 की वैल्यू क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म वैल्यू क्या है 1, सेकेंड टर्म वैल्यू पहला और दूसरा टर्म दोनों का वैल्यू है 1 है, और xn की जो मतलब जनरल फार्मूला इस सीक्वेंस का ये है। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करती हूँ। अगर आप, और यहाँ पे लिख फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों 1 है, और अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो इसमें फार्मूले में पुट कर लो। x3 इज इक्वल्स टू, x3 में से 1 गए तो x2, और x3 में से 2 गए तो प्लस n की जगह मैं 3 पुट कर रही हूँ। 3 में से 2 गए तो 1। सेकेंड टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो x3 जो है आपको 2 मिल गया। तो ये जनरल फार्मूला था इसका, इस सीक्वेंस का। फिबोनाची है या जो भी सीक्वेंस है, ठीक है, फिबोनाची या फिबोनाची जो भी बोलते हैं, ठीक है। दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड फिबोनाची या फिबोनाची सीक्वेंस। सम सीक्वेंस में नॉट बी डिस्क्राइब बाय एनी रूल, ठीक है। कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं, ये सीक्वेंस है, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको ऐसे याद कर लो एमसीक्यूज के लिए, इसका जनरल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सीक्वेंस याद कर लो और इसका नाम याद कर लो कि इसका नाम क्या है, ठीक है। सम सीक्वेंस में नॉट बी डिस्क्राइब बाय एनी, ज़रूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस का कोई ना कोई फार्मूला हो, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17। ये कौन से नंबर्स हैं जी, ये आपके पास जो नंबर नज़र आ रहे हैं ये है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का अभी तक कोई फार्मूला दरियाफ्त नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई। ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है ये बहुत आसान एग्ज़ाम्पल है, और ये आप लोगों के एमसीक्यूज वगैरह में आती हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स A1 A2 A3 एंड A4 ऑफ ईच सीक्वेंस, ठीक है। ये आपके पास पार्ट 1 है। Fn इज इक्वल्स टू 2n-5। तो इसको करेंगे, आपने फर्स्ट 4 टर्म A1 मालूम करने, तो n की जगह क्या पुट कर लें 1। इसको सॉल्व कराती हूँ आप लोगों को, ठीक है। Fn क्या है आपके पास 2n-5, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, और कहते हैं कि मालूम करें, फाइंड करें A1, सॉरी इसको है ना इन्होंने Fn नाम दिया और नीचे An नाम दिया, तो ये An है, ठीक है। फाइंड An इज इक्वल टू 2n-5, फाइंड A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। ये चारों चीज़ें हमने मालूम करनी है। पहले n की जगह क्या पुट कर लें, आराम से 1 पुट कर लें। 2 × 1 2, 2 में से 5 चले गए तो -3, ये फर्स्ट टर्म हो गया। A2 n की जगह क्या पुट कर लें 2, 2 2 4, 4 में से 5 गए तो -1, n की जगह अब 3 पुट करें। 2 × 3 6, 6 में से 5 गए तो 1, फिर 4 पुट कर लें। 2 4 8, 8 में से 5 गए तो, आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप पूरा भी करके लिख सकते हैं कि 8 में से 5 गए तो आपके पास आता है 3। तो आपने बारी बारी सारे जो है वो मालूम कर लिए। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। An इज इक्वल टू, मुश्किल वाला करा देती हूँ, -1 पावर n डिवाइडेड बाई n+1, n डिवाइडेड बाई n+1। इसमें मैं A3 और A4 निकालती हूँ, A1 और A2 आपने ख़ुद निकालना है। n की जगह क्या पुट करती हूँ 3, मैं 3 निकाल रही हूँ और 4 निकालूंगी, 1 और 2 आपने ख़ुद पुट करना है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 पावर क्यूब 3 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा जी, 3 जो है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, जो 2 के टेबल में नहीं आते उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, और ऑड जो है वो माइनस को कभी भी नहीं खाता। इवन नंबर जो है वो माइनस को खा जाता है, तो ये -1 ऐसे ही रहेगा। -1 को जब आप
1 को जब आप अपने साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 अपने आप के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। और ये क्यूब है, ऑड नंबर है, माइनस को ख़त्म नहीं करेगा। 3/4। अब माइनस 3 इंटू 1 3 और बाय 4, ये इसका क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म भी मैं आपको बता देती हूँ कि फोर्थ टर्म किस तरीके से मालूम करेंगे। दोबारा से मैं फार्मूला लिख लेती हूँ कि n का जो फार्मूला है वो -1 पावर n और n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। डिफरेंट शक्ल के एंड्स में, सीक्वेंसेस में आपके डिफरेंट जो है वो सीक्वेंसेस की टर्म्स आएंगी। अब n की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। अच्छा, 4 इज़ इवन नंबर। इवन नंबर ये माइनस को तो पहले ख़त्म कर देगा। 1 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। ये हो जाएगा 4/5। 1 के साथ कुछ चीज़ भी मल्टीप्लाई करो तो वापस वही आता है। तो इसका मतलब है फोर्थ जो टर्म है वो है 4/5। अब एक और भी फार्मूला है, पार्ट बी था जो आपके पास, एक नया है। n की वैल्यू दी हुई है 4 2n-1। इसका भी थर्ड और फोर्थ में मालूम करती हूँ और आपने फर्स्ट एंड सेकेंड मालूम करना है। n की जगह क्या पुट करती हूँ, 3 पुट करती हूँ। ठीक है, n की जगह 3 पुट करते हैं। यहाँ पे देखें आप, 4 3 में से 1 गए तो 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16। इसी तरह आपने n की जगह फोर्थ टर्म मालूम करनी है ना किसी भी सीक्वेंस की। आप n की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 4, 2 का क्यूब 8, 4 मल्टीप्लाई 8। अच्छा, बेसिकली ये क्या है, ये सीक्वेंस इसका फार्मूला है। ठीक है, अगर आप इसमें 1 टर्म डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, सेकंड टर्म 2 डालेंगे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मैंने 3 डाल के मिल गई 16, फोर्थ टर्म जो है मेरे पास 32। पहला दूसरा आपने मालूम करना है। ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं। ठीक है, अभी हम ये याद रखें, हम सिर्फ सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अभी अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अच्छा, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द रिकर्सिव सीक्वेंस दैट इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जिसमें कहते हैं कि ये an का फार्मूला है और 4 टर्म मालूम करनी है और a1 आपने क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, a1 तो 3 है। अब n की जगह क्या पुट करना है, 2। 4 टर्म मालूम करनी है ना, तो 1 2 3 4 पुट करना है। a1 गिवन है, 2 पुट करो, ये a2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 a, n में से 1 माइनस गए यानी 2 में से 1 गए तो 1 प्लस 1। 2 अपनी जगह पे, a1 की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। अब a3 मालूम करने थर्ड टर्म, तो a3 आपके पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2a, 3 में से 1 गए तो 2 प्लस 1। अब a2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, अब ऊपर से आप देख सकते हैं 7 2 7 14 प्लस 1 15। अब फोर्थ वैल्यू पुट करनी है, फोर्थ टर्म मालूम करनी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो n की जगह 4 पुट करें, n की जगह 4, ये 2 और ये 4 में से 1 गए तो 3 प्लस 1। अब a3 की वैल्यू आपके पास क्या, 15, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 1 31। ये तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास आएंगे। अब देखते हैं, डिड यू नो देयर इज़ नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमाइन। कहते हैं कि कोई यूनिक का मतलब है कि आप ज़रूरी कोई ऐसे मतलब हर सीक्वेंस के लिए कोई एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि जिससे आप हर सीक्वेंस की ये एनएट फार्मूला नहीं होता, ये an वाला, ये निकाल सके, जनरल टर्म निकाल सकें। और ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल है कि आप हर सीक्वेंस का जनरल टर्म निकाल सकें। एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज़ नॉट फाउंड येट, हैज़ नॉट बीन फाउंड येट। तो उसके लिए आपने कौन सा सीक्वेंस जो है बोलना है, वो है प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस। Some special sequence, some well-known sequences are given in the following examples. Write the first 5 terms of each recursively defined sequence. ये पार्ट ए अलग क्वेश्चन है, पार्ट बी दूसरा क्वेश्चन है, पार्ट 3 तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करनी है, मतलब आपने 5 तक जाना है। 1 भी पुट करेंगे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब
इसमें n की जगह आप 1 पुट करें, ठीक है। अब T1 तो पता है ना, लेकिन यहाँ पे n+1 है, तो आप n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2 T1 + 1 + 1 2। व्हाट इज़ T1? T1 इज़ 1, 1 + 2 3। अब n की जगह आप 2 पुट करें, 2 + 1 3, T2 + 2 + 1 3। T2 की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 पुट कर लिया आपने यहाँ पर, यहाँ पे 3 पुट कर लिया। और चलिए मैं आपको ये करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया कि इसके आपने फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करनी है, ठीक है। और जनरल टर्म इसकी ये और T1 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 दिया हुआ है, T1 तो आपको दिया हुआ है 1। अब T2 मालूम करना है, तो n की जगह आप अगर यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे तो ये 3 देगा। तो होशियारी यही है कि आप यहाँ पे 1 पुट कर लें ताकि आपको 2 दे। तो आपने अब n की जगह 1 पुट करना है, 1 + 1 = T1 + 1 + 1। यानी मज़ीद अगर मैं इसको देखूँ तो T2 = T1 + 2। T1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 + 2 = 3, यानी कि T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। T1 को भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब n की जगह मैं 2 पुट करूँगी, देख लें आप, n की जगह 2 पुट कर लूँ, 2 + 1 = T2 + 2 + 1 T3 हो जाएगा। ये T2 की वैल्यू क्या है? 3, और 2 + 1 क्या होता है? 3। इसका आंसर आ गया 6। इसी तरह आप n की जगह वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपके पास आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। n की जगह पुटिंग करते जाएंगे इसमें भी। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि आपको f0 की वैल्यू दी हुई है, अब r की वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ चेंज हुई है कि आपने अब इसमें r की वैल्यू, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आपने इसको करना है। बल्कि C पार्ट में करा देती हूँ आप लोगों को, B पार्ट आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। ये इसके आंसर्स हैं, देखिए। इस मेथड से नहीं करना आपको, जिस तरीके से मैंने समझाया ना उस तरीके से करना है। सी पार्ट में आप लोगों को तरतीब से कराती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और उसके बाद आप लोग 2 करने के काबिल हो जाए। मैं ये क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर आप लोगों के पास आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P0 = 1, PR+1 का फार्मूला ये है, यानी जनरल टर्म ये है, और r की वैल्यू दी हुई है ये। अब आपने यहाँ पर r की वैल्यू सबसे पहले अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपको देगा ये P1, जो कि हम पुट करेंगे अभी, ठीक है। तो आप पुट करें r की वैल्यू 0। यहाँ पे आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब पुट r = 0 इसमें, 0 + 1 1, 4 - 0 और 0 + 1 और पी आर दिया हुआ, तो यानी कि आर की जगह यहाँ पे भी आपने क्या पुट करना है? 0। उसके बाद आपके पास है P1 = 4 में से 0 गए तो 4 और 0 + 1 1। P0 की वैल्यू कितनी है? 1। 4/1, ये सब कुछ 1 है, तो इसका मतलब है 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, और उसको 1 पे डिवाइड करें दोबारा से तो आपके पास आ जाएगा P1 की वैल्यू 4। 5 टर्म्स मालूम करनी थी ना, ये हमने फर्स्ट टर्म मालूम कर ली। अब उसके बाद है पुट r = 1। अब 1 + 1 कितना होते हैं? 2। उसके बाद 4 माइनस r की जगह 1 पुट करें 1, r की जगह फिर से 1 पुट करें। आप देखिए मैं इसको बता रही हूँ, और ये हो जाएगा PR यानी P1। 4 में से 1 गए तो 3, और 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो P2 हो गया। और P1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 4। अब 3 4 12, और 12/2 कितना होता है आपके पास? 6। तो P2 की वैल्यू आपके पास आ गई 6। उसके बाद अब हमने पुट करना है r की वैल्यू। जब तक 5 वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आती तब तक हमने जाना है पुट r = 2। P3 r की वैल्यू पुट करें, उसमें 4 माइनस, किसमें मैं पुट करने का बोल रही हूँ मैं वो भी आपको बता देती हूँ इसमें, ठीक है। 4 - 2 / 2 + 1 P2
4 में से 2 गए तो 2, 2 में प्लस 1 आ करें तो 3 और P2 की वैल्यू क्या है 6, 2 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास, इसकी कटिंग करने से आपके पास आ जाएगा 4, यानी P3 की वैल्यू भी आपके पास आ गई 4। अब हम करेंगे R की वैल्यू 2 तक कर ली था, अब हम R की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। 3 + 1 कितना होता है 4, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 P3, 4 में से 3 गए तो आपके पास क्या आता है 1 और 3 + 1 कितना हो गया 4 और P3 की वैल्यू आपके पास पीछे से आई है 4। ठीक है, ये 4 4 कैंसिल और P4 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। नाउ R = 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी P5, P1 P2 P3 P4 अब P5। तो 4 - R की वैल्यू 4 पुट करें 4 और 4 + 1 और P4, P5 = 4 में से 4 गए 0, 4 + 1 5 और P4 की वैल्यू थी 1। तो 0 के साथ जो चीज़ भी मल्टीप्लाई करें आप इसमें आंसर क्या आएगा 0। तो ये आपके पास है सीक्वेंस जिसकी जो है 5 टर्म्स आपने निकाल ली और इसका आंसर आया है ये। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बुक है उसमें भी ये सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ फर्स्ट का 4 है, दूसरे का P0 का 1 था जो कि हमने मालूम कर लिया है और P2 का 6 था, P3 का भी 4, P4 का 1 और P5 का आपके पास क्या आया, यहाँ पे उन्होंने नहीं निकाला लेकिन हमने निकाला था कि हमारे पास जो टर्म्स थी तो P5 का हमारे पास था 6। इन्होंने P0 = 1 को भी फर्स्ट टाइम कंसिडर किया है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम जाते हैं कि द सीक्वेंस गिवन इन एग्जाम्पल नंबर A, एग्जाम्पल नंबर B, एग्जाम्पल नंबर C आर स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस कॉल्ड द ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस। कौन से नंबर सीक्वेंस, ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस कहलाता है। द फैक्टोरियल सीक्वेंस एंड द पास्कल सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली, इसको हम कहते हैं। तो पहला वाला था आपके पास ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस, दूसरा फैक्टोरियल और तीसरा वाला पास्कल सीक्वेंस। फैक्टोरियल वाला मुझे आपको बताना चाहिए। हाँ, फैक्टोरियल वाला ये है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल अगर मैं आपको करा दूँ, यहाँ पे एक ही निकाल दूँ तो R की जगह अगर आप इसमें F0 तो निकला हुआ है, R की जगह आप वो पुट करें 0 पुट करेंगे तो F1 हो जाएगा और 0 + 1 1 और यहाँ पे F0, तो फिर F0 की वैल्यू आपने पुट कर लिया, आसान है। ठीक है, तो इसको ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस दिया हुआ है और दूसरे वाले को इन्होंने जो नाम दिया वो है फैक्टोरियल सीक्वेंस और तीसरा वाला है पास्कल सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली। दी सीक्वेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ बाइनॉमियल एक्सप्रेशन, ये आप आगे करेंगे। ठीक है, द कंप्लीट पास्कल सीक्वेंस इन 3C इज, कहते हैं कि 3C का आंसर जब आप इसको एक्सप्लोर करें आगे तो ये 1 था पहला, दूसरा 4 था, फिर 6 था, 4 था, फिर आपके पास 1 आया है और P5 आपके पास जाहिर सी बात है 0 आया और आगे भी कहते हैं आपके पास क्या आएगा 0। ये कंप्लीट पास्कल सीक्वेंस इन्होंने दी हुई है, इसको कहते हैं आगे भी अगर आप एक्सप्लोर करें तो दिस ओनली वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ पास्कल सीक्वेंस, और ये कोई पास्कल सीक्वेंस होते हैं ना उसमें से एक सीक्वेंस है, ये इनका नाम है। ठीक है, ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंट इट इज़ हैज़ स्पेशल नोटेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ते। ठीक हो गया, बस सिर्फ आपने देख लेना कि जनरल टर्म्स होती हैं उसमें 4 टर्म्स निकालने का बोला हो, 5 टर्म्स निकालने का बोला हो तो आप लोग किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, उसको अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने अर्थमेटिक सीक्वेंस की तरफ। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों एक ही नाम है और उसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होता है सेम होता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सारे कॉमन डिफरेंस प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम। तो अब पढ़ते हैं, नंबर आर सेड टू बी इन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन इट्स टर्म इंक्रीज और डिक्रीज, अगर टर्म इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, यानी कि 3 7 11 15 ये इंक्रीज हो रहे हैं ना, और इनमें कॉमन डिफरेंस कितने 4 4 का फ़र्क है, 4 4 का फ़र्क है, 4 4 का फ़र्क है, और ये देखो ये आपके पास 6 6 का फ़र्क है लेकिन कम हो रहे हैं, 6 6 किस लिहाज से कम हो रहे हैं। कि तो ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन कॉमन डिफरेंस यानी कि इनके जो माइनस है वो आपके पास 7 में से 3 गए 4, 11 में 7 गए 4, 15 में से 11 गए 4, 2 में से 8 गए 6,
ठीक है। 2 में से 8 गए तो -6, -4 में से -2 गए तो -6, -10 में से -4 गए तो 6 आता है। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा। जब कॉमन डिफरेंस जो है आपके पास सेम आता है तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहते हो, वो कहते हो अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसमें देखो 2 में से 8 गए -6, -4 में से -2 गए -4 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 2, माइनस माइनस प्लस करेंगे 6 और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, तो इसका भी -6 आता है। अब -10 -4 -10 माइनस ये थर्ड टर्म -4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -10 + 4 माइनस प्लस माइनस करेंगे 10 में से 4 गए तो 6, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो इसका भी आंसर आ गया -6। कॉमन डिफरेंस सेम है। द कॉमन डिफरेंस इज फाउंड बाय, कैसे फाउंड करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम द विच फॉलोज इट, फ्रॉम दैट फॉलोज इट, मतलब किसी भी टर्म को उठा लें, इसको उठा लिया, इससे पहले वाले के साथ माइनस कर ले। In the first of the above example, the common difference is 4. 7 minus 3, 4. In the second, it is -6. Yes, it is -6. And the third, it is D. Yes, कैसे कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, सीक्वेंस ये आपके पास 8, 2, -4, -10 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस आपको मालूम करना है। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे कॉमन डिफरेंस, अगर किसी भी MCQs में आता है तो आप किसी भी टर्म को उठा लें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको उठाती हूँ, कॉमन डिफरेंस आपके पास किस तरह होगा, -4 में से माइनस करेंगे, ये टर्म लिखी, माइनस का साइन लिखा और उससे पहले वाला नंबर लिख लिया, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे बड़े वाले के साथ क्या साइन है, माइनस का। नहीं समझ आ रही इसकी, अपने छोटे से दिमाग को जोर नहीं दें और आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, -4 -2 लिखें, -6 आ जाएगा। अब आपने कॉमन डिफरेंस इस तरीके से भी मालूम करते हैं सकते हैं, 2 -8 तब भी आता है यही सब कुछ, तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं। एक सीक्वेंस लिखी हुई थी थर्ड एग्जाम्पल में, a + d, a + 2d ये दी हुई थी। इनको कॉमन डिफरेंस आप कैसे मालूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस बेसिकली आपने यहाँ पे लिखना है कॉमन डिफरेंस, वो आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म। अब मेरी मर्जी ना कि मैं कौन सी टर्म उठाऊँ, मैंने सेकंड उठाई, माइनस फर्स्ट टर्म, ये -a के साथ कैंसिल हो गया तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d। अगर मैं ये वाली उठाती और ये इन दोनों के इसको उठा के इसके साथ सब्ट्रैक्ट करती तो कोई मसला नहीं, इसके साथ भी कर सकती, a + 2d माइनस a + d, a + 2d माइनस a, माइनस प्लस माइनस d, a से कट गया, 2d में से d चला गया तो आपके पास आ जाएगा 1d। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास दोनों साइडों पे 1d लिखें या d लिखें एक ही बात है, तो दोनों उसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आता है, d आता है। तो अपनी मर्जी होती है उसमें कॉमन डिफरेंस आप क्या चूज़ करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो जाने, ये था हमारा सारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें आप लोगों को अभी तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि आपने अगर जनरल टर्म दी गई हो, अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर हमें जनरल टर्म दी गई हो, ठीक है, अगर हमारे पास जनरल टर्म हो तो उसमें से हम सारी जो सीक्वेंसेस के टर्म है A1 A2 ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं, अभी तक आपको ये आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस में आप इनपुट में क्या पुट करते हैं, नेचुरल नंबर पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, नेचुरल नंबर पुट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ही होता है और इसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो सेम होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करते तो कहो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म को हमने A2 से नाम दिया है माइनस फर्स्ट,
समझ आ गई? अभी तक जनरल टर्म में आपने वैल्यूज़ पुट करना आता है। मुझे श्योर हूँ कि आपको याद है, सीक्वेंस का पता है कि सीक्वेंस के नेचुरल नंबर होते हैं इनपुट, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ही चीज़ है, और उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है थ्रू आउट। और आपके पास इसको अगर मालूम करने का बोला जाए तो वो A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक कॉपी में एक पेज होना चाहिए। ठीक है, उस पेज पे आप लोग लिख लें, यहाँ पर एक लाइन लगा लें और यहाँ पर लिख लें अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्यों लिख लें? अर्थमेटिक का अलग पोर्शन बनाएंगे, ज्योमेट्रिक का अलग पोर्शन बनाएंगे और हार्मोनिक का अलग बनाएंगे। तो इससे ये आसानी हो जाती है ना कि फार्मूले हमारे पास याद हो जाते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक सीक्वेंस बेसिकली अभी तक मैंने बता दिया कि ऐसी सीक्वेंस होता है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका क्या होता है, सेम होता है। ये 1 का फ़र्क हो गया। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म अगर आपको कोई मालूम करने का बोले कि जनरल टर्म मालूम करो इस सीक्वेंस की, अब हमने पढ़ा था ना कि हर सीक्वेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि जनरल टर्म हम मालूम कर सकें, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, लेकिन अर्थमेटिक सीक्वेंस की हम जनरल टर्म मालूम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? उसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये है AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 D। इसका जनरल फार्मूला अगर आपको मालूम करना है, AN इज इक्वल्स टू A1 जो है आपके A1 प्लस, ये जनरल टर्म का फार्मूला है। ठीक है, AN का फार्मूला। अब हम फार्मूला लिखते हैं दोबारा से। अच्छा, व्हाट इज़ A1? A1 इज़ फर्स्ट टर्म। Here फर्स्ट टर्म इज़ जस्ट 1, तो AN आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस N तो हमें नहीं पता, N इज़ इन्फिनिट। ठीक है, हम जनरल टर्म मालूम कर N-1। व्हाट इज़ D? D इज़ द डिफरेंस, D इज़ कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज़ D? D इज़ कॉमन डिफरेंस। ये आपके पास व्हाट इज़ A1? इट इज़ अ फर्स्ट टर्म। व्हाट इज़ D? D इज़ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब D की वैल्यू आपने पुट कर ली जो कि है 1 प्लस N-1, 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास सिर्फ आ गया N। जनरल टर्म है इसकी N। व्हाट इज मेंट बाय N? कहता है कि इसकी जनरल टर्म ऐसी है कि आप इसमें पहला नंबर पुट करेंगे तो पहला नंबर मिलेगा 1 पुट करें, 1 ही पुट करते हैं ना सीक्वेंस में, तो हमारी बात ही 1 है। 1 पुट करें तो 1 मिलेगा, 2 पुट करें 2 मिलेगा, 3 पुट करें 3 मिलेगा, बल्कि जो उसका डोमेन था वही सीक्वेंस हमने लिख दिया, नेचुरल नंबर जो पुट करूँगी वही मिलेगा। तो मैंने सीक्वेंस खुद ही ऐसे लिख ली कि जो कि जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों का सेम था, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये तो आप लोगों ने कॉपी में सीक्वेंस बनाया होगा। अभी मेरे पास तो यहाँ पर चार्ट के लिए जगह नहीं है, तो आपने वहाँ पर क्या लिखना है मैं बाद में बताऊँगी कि आपने उस कॉपी में उस पोर्शन में क्या लिखना है। ठीक है, अभी हमारे पास एक सीक्वेंस है, लेट्स सपोज 2 4 6 8। It is arithmetic sequence because common difference is 4 minus 2 2, 6 minus 2 2, 8 minus 6 2. It is arithmetic sequence because common difference is same. Now we need to find the general term of this arithmetic sequence. To find the general term of arithmetic sequence, the formula is AN is equals to A1 plus N minus 1 D. ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए है, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक के लिए नहीं। ठीक है, AN, व्हाट इज़ A1? A1 इज़ फर्स्ट टर्म, हेयर इट इज़ 2, N-1 अपनी जगह पे और D की जगह आप लिखेंगे 2। AN इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू N 2N प्लस माइनस माइनस 2 2 2 से कैंसिल हो गया और AN की वैल्यू आ गई 2N। चेक करते हैं AN, जो भी आपके पास जनरल टर्म आती है उसमें आपने पुटिंग क्या करनी होती है, नेचुरल नंबर, बिकॉज सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पुट तो आपने नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अब चेक करते हैं ये यार है कि नहीं। 1 पुट करो N की जगह, 2 आता है, 2 पुट करो 2 2 4, 3 पुट करो 6, 4 पुट करो 8। देख रहे हैं ना आप लोग कि ये आपके पास जनरल टर्म कितना हद तक काम कर रही है।
ठीक है, ये अर्थमेटिक के लिए। अच्छा, अब तो ये तो आसान है ना, आप लोग देख रहे हो। अब लेट सपोज में आपके पास एक क्वेश्चन है बुक में कि फाइंड द 15th टर्म। क्या है? फाइंड द 15th टर्म, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose first three terms are 20, 16.5 and 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, एक खूबसूरत सा पेज लेना है और उसमें आपने हेडिंग देनी है। मैं भी दे रही हूँ आप लोगों की खातिर, ताकि आप लोग भी ये काम करें। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस? आपको सबको पता है कि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है A2 माइनस A1। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या थी, हमने अभी तक पढ़ ली कि इसकी जनरल टर्म मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है। वो है AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1D। ठीक हो गया। ये आपके पास पेज होना चाहिए। जब भी हम कोई नया फार्मूला पढ़ेंगे इस पेज पे इंशाल्लाह ताला हम लिखेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने साइड पे कर लिया। अब आपके पास जो क्वेश्चन था उस पे आते हैं हम लोग। अच्छा, सीक्वेंस दी हुई है कि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आपको दिया हुआ है। पहला नंबर है 20, दूसरा नंबर है 16.5, तीसरा नंबर है 13 अप टू सो ऑन। और कहते हैं कि 15वीं टर्म बताओ। ठीक है, अब जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला होता है ना, उससे आप दुनिया की हर टर्म निकाल सकते हैं। 1000वीं टर्म होती है ना, वो भी निकाल सकते हैं। 1 करोड़ नंबर वाली टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से, जनरल टर्म वाले फार्मूले से। और ये याद रखना कि यहाँ पे मेंशन है कि अर्थमेटिक, अगर मेंशन ना होता तो मैं ये फार्मूला यूज़ नहीं करती। A1 प्लस N-1D। A1 वट इज़ N? कौन से टर्म में इंटरेस्टेड है बेटा? 15 नंबर टर्म में इंटरेस्टेड हैं, तो N की जगह आप पुट कर लें 15। A1 वट इज़ A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। दोबारा से मैं ये क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों को। जनरल हवाला ये है उस क्वेश्चन का कि पहले नंबर फर्स्ट टर्म है 20, दूसरा नंबर है 16.5 और थर्ड नंबर है उसका 13 अप टू सो ऑन, और वो इंटरेस्टेड है A15 में। ठीक है, तो जब भी आपको दुनिया की कोई भी नंबर की टर्म मालूम करनी हो और वो सीक्वेंस अर्थमेटिक हो, तो जनरल टर्म वाला फार्मूला आपने पुट करना है, जो कि है ये। ठीक है, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, this is A3. What is D? D is equals to A2 minus, because we need A2 minus A1. A2 is 16.5 and A1 is equals to 20. जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3.5, यस 3.5। डी हमारे पास आ गया। अच्छा जी, कौन सी टर्म में इंटरेस्टेड है हम? 15। तो एन की जगह क्या पुट करेंगे? पुट एन इज इक्वल्स टू 15। तो A15 इज इक्वल्स टू A1 ऐसे लिख लें 15 माइनस 1 D। अब A1 की वैल्यू पुट कर ले। A15 हमने मालूम करना, A1 कितना है? पहला टर्म 20 प्लस 15 में से 1 गए तो 14, और D आपके पास कितना है? माइनस 3.5। अच्छा जी, जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 14 मल्टीप्लाई 3.5 के प्लस माइनस माइनस है, 14 मल्टीप्लाई 3.5 के साथ करेंगे तो 49 आता है आपके पास। ठीक है,
तो आप 20 माइनस 49 करें तो आपके पास आता है -29। यानी कि इस सीक्वेंस में जब आप आगे जाते जाएंगे तो 15वें नंबर पे जो नंबर आएगा वो है -29। ठीक है, एक एग्जांपल हम और करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है द 8th टर्म ऑफ, बुक से देखते हैं। ठीक है, द 8th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 75। यानी कि 8 आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ डेटा। अगर मैं आप लोग की तरह स्टूडेंट होती तो मैं जहाँ पे जो जो बात लिख रहा है मैं वो सारी हमने पास लिखती, डेटा बनाती। 8 term is 75 and 20th term is 39. 820 is equals to 39. 39, yes. Find the first term. A1 is equals to this. And the common difference. D is equals to question mark. Give a recursive formula for the sequence. recursive formula हमने मालूम करना है। ठीक है, हमने an+1 भी बताना है इनको। चलो जी, अब ये हमारे पास ये डाटा मैं यहाँ पर वाइट पेज पे लिखूँगी और ये क्वेश्चन आपको कराऊँगी। ठीक है, आपके पास है कि A8 जो है आपके पास क्या है 75 है। ये क्वेश्चन नंबर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 है। A8 आपके पास 75 है, A20 आपके पास जो है वो 39 है। अच्छा, और ए आपने मालूम करना है, A1 आपने मालूम करना है और डी भी आपने मालूम करना है। अच्छा जी, 8 आपके पास 75 है। इसका ये मतलब है कि आपने an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 डी वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक। दोबारा बता देती हूँ, लिखा हुआ है कि ये सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक है। कहाँ पर लिखा है ये भी देख लें कि सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर n की जगह, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं n की जगह क्या पुट हुआ हुआ है, 8 पुट हुआ हुआ है। तो A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1 7 D। वट इज़ वैल्यू ऑफ A8? 75 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। इसका मतलब है A8 का के A1 प्लस 7D। नेक्स्ट है A20। इसका मतलब है इस फार्मूले में A20 मालूम करने के लिए इस फार्मूले में n की जगह 20 पुट हुआ है, तो आप भी पुट कर लें। पुट n इज इक्वल टू 20, तो A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 20 माइनस 1 19D। ये याद रखें, अगर आपने डायरेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर अगर A8 है तो A8 बराबर होगा A1 प्लस 7D के। कैसे? ठीक है, मैं बताती हूँ, ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ। लेट्स सपोज 2 4 6। अच्छा, A3 आपके पास, मैं कहती हूँ 3 है ना, तो 2 आएगा यहाँ पे। A1 प्लस 2D देखते हैं, चेक करते हैं। A1 क्या है, 2 प्लस 2, D कितना है, इनमें 2 का फ़र्क है, तो 2 2 4 प्लस 1 6। इस फार्मूला में ना, ये जनरल फार्मूला है, ये आपको कह रहा है ना कि इसमें n की जगह 1 माइनस कर दो। 8 है तो यहाँ पे 7 आएगा, और ये अगर 20 है तो 19 आएगा। बेसिकली सही है, समझ आ गई। अब A20 की वैल्यू क्या है, 39। 39 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D। तो जो हमें पता चल गया एक ये कि 75 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D, एक ये पता चल गया, और एक ये पता चल गया कि 39 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अगर आपको याद हो कि हम स्कूल में ये पढ़ा करते थे कि आपके पास ये जब दोनों इक्वेशंस हों और में एक को मालूम करना हो तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है। 75 में से जब 39 जाते हैं आपके पास कितना आता है, 75 में से 39 जाएँ तो 40 50 60 26। अच्छा, -26 आता है। ठीक है, -26 और 7 में से 19 जाएँ तो आपके पास आता है -12D। 40 60 70 -36, सॉरी -36 और +36, बड़े में से छोटा गया तो +36
सॉरी अच्छा, और प्लस माइनस माइनस कर रहे हो और 7 में से 19 गए तो 12 आता है, लेकिन छोटे में से बड़ा जा रहा है तो माइनस का साइन भी आएगा। अब दोनों साइडों पे आपने -12 पे डिवाइड करना है। तो डी की वैल्यू जब आप इसमें मालूम करेंगे 36 डिवाइडेड बाई -12 करेंगे तो कैलकुलेटर आपको कहेगा कि डी की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3। अब आपको कहा था कि डी मालूम करें, डी हम मालूम कर चुके हैं। अब आपको ये भी कहा था कि A1 मालूम करके बताएं, ठीक है। तो A1 आपके पास होगा, वो A1 आपके पास कितना होगा, A1 आपके पास मालूम करने के लिए अब कोई तरीका नहीं है। अब आप क्या करेंगी, जो आप यहाँ पर कोई भी इक्वेशन उठा लें, ये वाली, ठीक है, 75, ये पहली दूसरी कोई भी, 75 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D इसमें पुटिंग की है। 75 अपनी जगह पे, A1 क्या है मालूम करना है 7 और D कितना है -3। 75 इज इक्वल टू A1 7 3 21 प्लस माइनस माइनस 75 ये उधर आ जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा इज इक्वल टू A1, और ये इसकी वैल्यू आती है 96। A1 की वैल्यू आ गई 96, ठीक है। दोबारा समझा देती हूँ आप लोगों को कि आपके पास दिया हुआ था A8 की वैल्यू दी हुई थी जो कि थी 75, A20 की 39। जब आपने इस फार्मूले में पुटिंग किया तो A8 आपके पास आता है A1 प्लस 8 माइनस 1D यानी कि 7D, और A20 से आपके पास आता है A1 प्लस 19D, क्योंकि इस फार्मूले में आप देख रहे हैं 8 यूज तो होगा 7 होगा और 20 होगा तो 19 होगा। दोनों एक इक्वेशन है, पहली और दूसरी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट की तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लें, पहली या दूसरी, उसमें से आपने A1 का आंसर निकाल लिया जो कि है 96। हम दोनों चीज़ें मालूम कर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिकर्सिव फार्मूला भी मालूम करें। व्हाट इज़ मेंट बाय रिकर्सिव फार्मूला, रिकर्सिव फार्मूले का मतलब है कि आप an+1 का भी हमें आंसर दीजिए, ठीक है। तो रिकर्सिव फार्मूले का मतलब है कि an+1 मालूम करें। अभी हमें पता है कि n बराबर है A1 प्लस n माइनस डी। चूँकि हम जो भी वैल्यू मालूम करते थे हम n की जगह पुट कर लेते थे, अब हम ऐसे कर लेते हैं n की जगह हम n+1 पुट कर लेते हैं। A1 प्लस n की जगह क्या पुट कर रही हूँ मैं, n+1, क्योंकि हमें रिकर्सिव फार्मूला चाहिए। an+1 इज इक्वल टू A1, ये -1 1 के साथ कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया ND। व्हाट इज़ A1, A1 इज़ 96। व्हाट इज़ D, D इज़ -3, तो 96 प्लस माइनस माइनस 3n, an+1, ठीक है। n+1 की वैल्यू आपके पास क्या है 96 माइनस 3n, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, an की वैल्यू भी निकालनी है। an की वैल्यू अगर आप देखें तो n की वैल्यू आपके पास निकलती है 96 प्लस n-1 dd इज़ -3, 96 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, 96 प्लस 3 कितना होता है आपके पास 99 माइनस 3n। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि रिकर्सिव फार्मूला मैं बता रही हूँ, और रिकर्सिव फार्मूले का मतलब क्या है। रिकर्सिव फार्मूला मतलब an+1 की वैल्यू आपने मालूम करनी है, और ऐसे मालूम करनी है कि जिसमें ऑलरेडी an जो है इस्तेमाल हुआ हुआ हो, इसको आप कहते हैं रिकर्सिव फार्मूला। और अगर डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको चाहिए तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में सर्च करके बता दूँगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे रिकर्सिव फार्मूला बनाने के लिए आपने इसके अंदर an बनाने की कोशिश करनी है। अब इसमें देखिए -3n भी है, 99 बनाने की कोशिश करनी। अगर क्यों मैं इसके साथ +3 ऐड कर लूँ, यानी कि ऐड कर लूँ तो ये 99 बन जाएगा, लेकिन ख़ुद से तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम ऐड भी करेंगे और हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 2 में मैं अगर 3 ऐड कर लूँ और फिर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, +3 5 और 5 में से 3 वापस 2 आएगा। यानी कि किसी चीज़ में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला काम तो करें तो उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 96 प्लस 3 साथ में लिख लेती हूँ, 3n साथ में लिख लेती हूँ, और -3 फ़िलहाल मुझे इस्तेमाल में का नहीं है तो उसको साइड पे लिखती हूँ। ये 99 माइनस 3n माइनस 3, ये पूरा जो है an का फार्मूला बना है। तो ये देखें रिकर्सिव फार्मूला बन गया an+1 an -3।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर समझ आ गई इसको कॉपी पे लिख लें और उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में इसके और क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने सीखा कि हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं और हमने ये सीखा कि जनरल टर्म्स की क्या होती है, व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, और हमने सीख लिया कि हम टर्म्स कैसे निकालते हैं और 2 क्वेश्चंस भी कर लिए। नेक्स्ट में हम अर्थमेटिक सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन जो स्टार्ट में था ना, वो जो स्टूडेंट वाला, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी था और कल मैं आपको एक और वीडियो दूंगी, उसको भी आपने देखना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।